हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 8 फरवरी 2022 के। आप दो बेस्ट इमेजेस यहाँ पे देख रहे हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। लेकिन उससे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन इसमें हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे। डेली में 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज सेक्शन। लेकिन ये तीनों चीजें जो हैं वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही असेस कर सकते हो, और क्विज जो है वो डेली आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली सेक्शन होगा, उसमें भी 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज वीकली बेसिस पे आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 तरह की पीडीएफ्स आपको मिल रही है। डिटेल करंट अफेयर की, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट की, बेस्ट 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और चौथी पीडीएफ होगी पॉकेट पीडीएफ, जिसमें 2 लाइन में 3 लाइन में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, ताकि जल्दी जल्दी में आप इसको रिवाइज कर सको। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए हम आपको 20 अलग अलग तरह की टॉपिक वाइज पीडीएफ दे रहे हैं, ताकि एक टॉपिक 2 टॉपिक को अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप टॉपिक वाइज पीडीएफ से कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट हैं तो हम आपको 3 सेक्शंस देंगे, जो कि सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे। एक में डिटेल होगी, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, क्विज होगा। क्विज आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन वो मंथली बेसिस पे अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी तरह से आपको एक एग्जाम पीडीएफ मिलेगी, जिसमें जितना भी करंट अफेयर जा चुका है 2021 का, उसको रिवाइज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, और इसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे, जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से एग्जामिनर बना सकता है। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपकी स्टेट परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। तो इसी तरह से ये सारे करंट अफेयर आपको मिलेंगे, लेकिन इकट्ठे मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, तो डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले ईमेल आईडी के थ्रू, और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखनी है कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट करें, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 2 साल का बाय करें, क्योंकि 2022 में 2022 का लोगे तो वो बहुत कॉस्टली होगा। अभी बाय कर लोगे तो बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे, और इसमें आपको दोनों सब्सक्रिप्शन में 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, अगर आप इस कोड का यूज करेंगे ASH10 का। और इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई भी किसी भी तरह का आपको डाउट है। तो स्टार्ट करते हैं 8 फरवरी 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। लेकिन सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, जितने भी वीडियो को देख रहे हैं, कि यार वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी आप जो है वो सब्सक्राइब जरूर कर दें। लेकिन साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला है, इंडिया ने अंडर 19 क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप जीत लिया है, ये कौन से नंबर का अंडर 19 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता है, और कौन सी टीम को इंडिया ने हराया है। 2 क्वेश्चन है एक क्वेश्चन के अंदर, तो याद रखना है इंडिया ने 5th टाइम जो है वो अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है, और कौन सी टीम को हराया फाइनल्स के अंदर, इंग्लैंड को हराया है। तो आंसर हमारे पास क्या होगा, सी होगा। तो इसका मतलब ये रिकॉर्ड एक्सटेंडिंग विनिंग है, मतलब रिकॉर्ड टाइम जो है वो इंडिया जीता है, 5वीं बार जो है वो इंडिया इसको जीता है, इंग्लैंड को हराया है। और साथ ही साथ याद रखना है कि ये फाइनल मैच जो है वो कहां पे हुआ, आपको पूछा जा सकता है। ये हुआ है एंटीगुआ एंड बारबुडा के अंदर, मतलब वेस्ट इंडीज के जो आइलैंड्स हैं वहां पे ये खेला गया है, क्योंकि ये अंडर 19 का जो वर्ल्ड कप है वो वेस्ट इंडीज ने होस्ट किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको आज बताने वाला हूं इस वर्ल्ड कप से रिलेटेड। तो याद रखना है इंडिया ने इंग्लैंड को हराया, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, और ये 5th टाइम जो है वो इंडिया ने इसको जीता है। और साथ ही साथ आपने याद रखना है कि ये 14th एडिशन है अंडर 19 वर्ल्ड कप का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जा सकता है। और ये कौन सी कंट्री ने होस्ट किया, वेस्ट इंडीज ने, और ऐसा पहली बार हो रहा है कि वेस्ट इंडीज ने अंडर 19 वर्ल्ड कप को होस्ट किया हो। और अंडर 19 टीम जो जीती है हमारी, उसकी कप्तानी कौन कर रहा था, उसकी कैप्टेंसी जो है वो जशदुल के पास थी, ये आप याद रखोगे। और जशदुल जो है, जशदुल की जो टीम जो हमारी है, उसने कोई भी मैच जो है वो पूरे टूर्नामेंट के अंदर जो है वो हारा नहीं है, मतलब हर मैच जो है वो पूरे टूर्नामेंट के अंदर जीते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। और साथ ही साथ आपने याद रखना है कि राज बावा जो हैं वो फाइनल मैच के जो है वो प्लेयर ऑफ द मैच रहे, क्योंकि उन्होंने 5 विकेट्स ली हैं। तो इसका मतलब ये एक रिकॉर्ड है कि आईसीसी के किसी भी इवेंट के अंदर जो है वो कोई इंडियन जो 5 विकेट्स लेता है, ऐसे पहले प्लेयर जो है वो कौन बन चुके हैं, राज बावा। याद रखना है फर्स्ट इंडियन प्लेयर है जिसने 5 विकेट ली हैं आईसीसी के किसी फाइनल इवेंट के अंदर। और साउथ अफ्रीका के जो देवॉल्ड ब्रेविस हैं, ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा रन जो है वो बनाए हैं, और इन्होंने 506 रन जो है वो पूरे टूर्नामेंट के अंदर बनाए हैं, जो सबसे अधिक हैं। तो इसलिए इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जो है वो दिया गया।
और जो हमारी अंडर 19 की टीम है उसका जो कोच था वो कौन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, और बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर वीवीएस लक्ष्मण। तो वीवीएस लक्ष्मण जो इस टीम को कोच कर रहे थे। और 3 इंडियन प्लेयर जो है वो साथ में मोस्ट वैल्यूएबल टीम के अंदर भी चुने गए हैं अंडर 19 वर्ल्ड कप की, क्योंकि साथ ही साथ जो है आईसीसी जो है वो एक मोस्ट वैल्यूएबल टीम अनाउंस करता है जिसमें 12 मेंबर होते हैं, और उन 12 मेंबर जो है 3 प्लेयर इंडियन भी हैं, और उनकी जो कैप्टेंसी करेगा मोस्ट वैल्यूएबल टीम की वो जशदुल ही करेंगे। मतलब बहुत ही अच्छी कैप्टेंसी करते हैं, तो इसीलिए इनको ही इस मोस्ट वैल्यूएबल टीम का कैप्टन जो है वो बनाया गया है। और साथ ही साथ याद रखना है 2 प्लेयर्स और हैं इंडिया के, एक तो राज बावा हैं जिन्होंने 5 विकेट्स ली, और साथ ही विक्की ओस्तवाल हैं, विक्की ओस्तवाल। ये 3 प्लेयर जो है इंडिया के शामिल किए गए मोस्ट वैल्यूएबल टीम के अंदर। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसमें जो मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि 5वीं बार इंडिया इस टूर्नामेंट को जीता है, ये आपने याद जरूर रखना है। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में जान लें, इनके चेयरमैन जो है वो ग्रेग बार्कले हैं जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, और सीईओ जो रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम है जॉफ एलडीज। याद रखना है, जॉफ एलडीज परमानेंट सीईओ बनाए गए हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दुबई के अंदर। लेकिन साथ ही साथ याद एक पॉइंट और कर लो कि इंडिपेंडेंट फीमेल डायरेक्टर जो है वो किसको बनाया गया आईसीसी का, वो है इंदिरा नुई। इंदिरा नुई जो कि पुरानी पेप्सिको की जो है वो सीईओ रह चुकी हैं, इंदिरा नुई। तो ये सारी चीजें आपने बहुत ही इंपॉर्टेंटली याद रखनी है, जितनी भी मैंने आपको बताई हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखना है। और कई बार आपको ये भी पूछ सकते हैं कि अंडर 19 वर्ल्ड कप की शुरुआत कौन से ईयर में हुई थी, 1998 में हुई थी, और हर 2 साल के बाद जो है वो इसको खेला जाता है। तो इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। लेकिन इसमें आप देख सकते हो ये इंपॉर्टेंट टाइटल आपने याद रखने हैं वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के। एक तो टाइटल विनर टीम कौन है, इंडिया, हराया किसको, इंग्लैंड को, 5वां एडिशन है। प्लेयर ऑफ द मैच राज बावा हैं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट देवॉल्ट ब्रेविस हैं जो कि साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, सबसे अधिक रन बनाने वाला प्लेयर हैं। होस्ट कंट्री कौन सी है, वेस्ट इंडीज है दोस्तों। टोटल पार्टिसिपेटिंग टीम्स कितनी रही इसके अंदर, 16 रही। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही बड़ा स्टैचू जो है वो उसका उद्घाटन किया है, उसको नाम दिया गया स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। एक है हमारे पास स्टैचू ऑफ यूनिटी, वो सबको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से बना हुआ है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बनाया गया, और किसकी याद में बनाया गया है, कौन से सूफी संत की याद में उसको बनाया गया है। लेकिन साथ ही साथ आपने याद रखना है इसमें एक बात कि वो कौन सी जगह पे जो है वो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बनाया गया है। तो सबसे पहले ये बनाया गया है तेलंगाना के अंदर, एग्जैक्ट प्लेस जो है वो हैदराबाद में है। तो एक तो ये याद रख लें। और किसकी याद में इसको बनाया गया, तो याद रखना है एक बहुत ही फेमस भक्ति सेंट हैं जिनका नाम है रामानुचार्य। तो आंसर क्या होगा, डी, उनकी याद में इसको बनाया गया है। तो आप स्टैचू को देख सकते हो, ये है स्टैचू रामानुचार्य जी का, जिसको स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का नाम दिया गया है, और इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है वो उसका उद्घाटन किया है। इसकी जो लेंथ है, मतलब ये कितना लंबा है स्टैचू, ये 216 फीट जो है वो लंबा है, ये याद रखेंगे। और ये कहाँ पे उद्घाटन किया गया है, ये जीआर इंटीग्रेटेड वैदिक एकेडमी के अंदर इसका उद्घाटन किया गया, जो कि कहाँ पे स्थित है, हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। और ये पूरे वर्ल्ड का सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू है, मतलब दूसरा सबसे लंबा जो है वो स्टैचू है सिटिंग पोस्चर के अंदर, बैठने वाली स्थिति के अंदर ये दूसरा सबसे बड़ा है, क्योंकि जो सबसे लंबा स्टैचू है पूरे वर्ल्ड का वो स्थित है थाईलैंड के अंदर। और वो किसका स्टैचू है, बुद्धा का स्टैचू है, गौतम बुद्धा का, और वो भी सिटिंग पोस्चर में है। लेकिन वो सबसे लंबा है क्योंकि उसकी लेंथ जो है वो ऑलमोस्ट, आप कह सकते हो जो उसकी लंबाई है वो ऑलमोस्ट जो है वो 306 के आसपास है, मतलब 306 फीट के आसपास है, या 302 फीट के आसपास है, इसके आसपास है। तो स्टैचू जो है वो 54 फीट हाई लोटस के ऊपर जो है वो रखा गया है, और पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है उसको बादरा वेदी बिल्डिंग जो है वो कहा जाता है। आप देख सकते हो ये रहा लोटस स्टैचू साथ में, और ये जो है वो आप देख सकते हो बादरा वेदी बिल्डिंग, इसके ऊपर जो है वो इसको रखा गया है। और इसके अंदर जो हैं वो 3 फ्लोर हैं इस पूरी बिल्डिंग के अंदर, और इन तीनों फ्लोर के अंदर अलग अलग चीजें हैं, जैसे एक रिसर्च सेंटर है, एक डिजिटल लाइब्रेरी है, एक एंशियंट इंडियन टेक्स्ट एक जगह बनी हुई है जहाँ पे पूरे के पूरे हमारे पुराने जो ग्रंथ हैं वो रखे हुए हैं, एक थिएटर बना हुआ है, एक एजुकेशनल गैलरी बनी हुई है जो कि रामानुजनाचार्य के बारे में बताती है। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। लेकिन अब इसमें क्वेश्चन आया कि इसको बनाया किसने है। ये स्टैचू बनाया है एरोसन कॉर्पोरेशन ने, जो कि कहां से बिलोंग करती है, चाइना से, और टोटल 135 करोड़ 135 करोड़ रुपए जो है वो इसके ऊपर खर्चा आया है, ये भी आपने याद रखना है। और इसमें टोटल ये चाइना से 1600 अलग अलग पीसीस से जो है वो आया था, मतलब ये पीसीस में आया था, ऐसे नहीं कि पूरी की पूरी मूर्ति इकट्ठी आई हो, 1600 पीसीस में आया, और इसको इंस्टॉल किया गया 2017-18 के अंदर। तो मतलब कह सकते हो कि बहुत ही टाइम से जो है ये बन रहा है, 1600 पीसीस में चाइना से ये आया है, और इसको धीरे धीरे करके जो है वो लगाया गया। और ये पंच लोहे से बनी हुई है, मतलब कह सकते हो कि इसमें 5 तरह के अलग अलग एलिमेंट है। पंच लोहे में गोल्ड है, सिल्वर है,
इसमें कॉपर है, ब्रास है, इसमें जिंक है। तो ये 5 इसमें जो है ये पंच तत्व यूज किए गए हैं। तो आप देख सकते हो ये सारे के सारे यहाँ पे गोल्ड का भी जो है वो यूज किया गया है। इवन 120 केजी का जो इसमें ये मूर्ति है, इसमें 120 केजी का गोल्ड जो है वो यूज किया गया है। और साथ में आपने ये भी याद रखना है कि जो रामानुजनाचार्य एक बहुत ही फेमस वैदिक फिलोसफर रहे हैं, सोशल रिफॉर्मर रह चुके हैं, और इनका जन्म जो है वो 1017 एडी में हुआ था। कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर। ये भी आपने याद रखना है। और इन्होंने सोशल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है, कल्चरल जो चीजें गलत हो रही हैं उसके खिलाफ इन्होंने बोला है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनक्वलिटी के खिलाफ जो है वो उस टाइम पे इन्होंने बात की, और सबको एजुकेशन मिले उसके पक्ष में जो है इन्होंने अपनी राय रखी। और इन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो डिप्राइव्ड हैं, जो लाइक आप कह सकते हो गरीब हैं, जो एजुकेशन नहीं ले सकते, उनको भी एजुकेशन मिलनी चाहिए। और उस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? उस कंसेप्ट को कहते हैं वासुदैव कुटुंबकम। याद रखना है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, याद रहेगा, वासुदैव कुटुंबकम। कुटुंबकम याद रखोगे, इसका मतलब है एजुकेशन जो है वो मिलनी चाहिए। जिनको एजुकेशन जो है, जो एजुकेशन नहीं ले सकते, उनको एजुकेशन जो है वो जरूर मिलनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है, जितनी मैंने इस क्वेश्चन के अंदर बताई हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बनाया जा सकता है, जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे बताई हैं आपको। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। हु हैज गिवन एडिशनल चार्ज एज द हेड ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट एक सरकार का, आप कह सकते हो ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। तो उसका एक डिपार्टमेंट जिसमें एडिशनल चार्ज जो है वो किसी को दिया गया है, और वो नाम है सोनाली सिंह। तो आंसर क्या होगा? ए होगा। तो अपने याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इससे पहले कौन थे? वो थे दीपक दास। दीपक दास, तो इनको अपॉइंट किया गया था अगस्त 2021 में, लेकिन अब ये रिटायर हो चुके हैं। तो उनकी जगह पे एडिशनल चार्ज किसको दिया गया? सोनाली सिंह को, जो कि आप कह सकते हो कि एक तरह से डेप्टी थी इस सीजीए डिपार्टमेंट के अंदर, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सोनाली सिंह का चेहरा। और सोनाली सिंह 1987 की बैच ऑफिसर है इंडियन सर्विस अकाउंट सर्विस की, और इन्होंने जो इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया था एज ए एडिशनल सीजीए इन अक्टूबर 2019। तो सीजीए का काम क्या होता है ये आपने इंपॉर्टेंटली इसके अंदर याद रखना है। ये अपनी ड्यूटीज जो है वो आर्टिकल 150 से जो है वो लेते हैं, आर्टिकल 150 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है। और ये मेन प्रिंसिपल एडवाइजर होती है पूरी बॉडी, जो कि अकाउंटिंग मैटर्स के अंदर यूनियन गवर्नमेंट को सलाह देती है अपनी। और साथ ही साथ ये पूरे सिस्टम के अंदर, पूरा जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसको मैनेज करने का काम करती है, उसको और बेहतर बनाने का काम करती है। तो ये है हमारे पास कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। लेकिन साथ ही साथ आप यहाँ पे और ऑप्शंस देख रहे हो तो उनको जरूर याद रखें। एक नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रदीप शाह। इनको रिसेंटली बैड बैंक का जो है वो हेड बनाया गया, जिसको हमने नाम दिया है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ऐसे ही संजय जैन का आप नाम देख रहे हो, इनको रिसेंटली चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया गया है इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड का, IDRCL का। इसी तरह से अलका उपाध्याय, ये फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन बनाई गई है किसकी? नहाई की, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। इसी के साथ आते हैं अगले सेक्शन के ऊपर, जो कि है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन। लेकिन वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? कौन सी स्टेट और यूटी ने टॉप किया है जर्नलिस्ट के ऊपर ज्यादा अटैक होने के लिए 2021 में? ये एक रिपोर्ट बताती है, इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021। तो याद रखना है सबसे ज्यादा अटैक जो हुए हैं जर्नलिस्ट के ऊपर, चाहे वो कोई मीडिया हाउस है, चाहे जर्नलिस्ट हैं, चाहे आप कह सकते हो किसी भी तरह से जो प्रेस की फ्रीडम है उसको कम किया गया है, तो वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी हमारे पास है जम्मू एंड कश्मीर। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। और पहले नंबर पे जो है वो जम्मू एंड कश्मीर है। दूसरे नंबर पे आप यहाँ पे देख रहे हो स्थान दिया गया है यूपी को, मतलब दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा अटैक जो है वो इसके ऊपर हुए हैं। मध्य प्रदेश जो है वो तीसरे नंबर पे है, और त्रिपुरा जो है वो चौथे नंबर पे है। मतलब अगर आप देखोगे नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर और ईस्ट में त्रिपुरा है, तो नॉर्थ से लेके ईस्ट तक किस तरह से प्रेस की फ्रीडम को दबाया जा रहा है। तो ये जर्नलिस्ट का एक डाटा जो है वो निकाला गया, और उसमें बताया गया कि जम्मू कश्मीर में ऐसे 25 इंसिडेंट हुए हैं जिसके अंदर जो है वो मीडिया हाउसेस या जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक हुआ है 2021 में। और ये रिपोर्ट जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप, उसने पेश किया। रिपोर्ट का नाम है इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021। और ये भी बताया गया कि एटलीस्ट 6 जर्नलिस्ट तो जो है वो मारे गए हैं, 108 जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक हुआ है पूरे इंडिया में, और 13 मीडिया हाउसेस को किसी तरह से टारगेट किया गया, न्यूज़पेपर को टारगेट किया गया। तो ये डाटा बहुत ही खतरनाक है जो फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते हैं। और जैसे जम्मू कश्मीर में 25 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं, ऐसे यूपी में 23 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं,
मध्य प्रदेश में 16 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं और इसी तरह से जो है बाकी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में कुछ ना कुछ इंसिडेंट जर्नलिस्ट के खिलाफ जरूर हुए हैं। और 8 वुमेन जर्नलिस्ट के अंदर भी ये देखा गया है कि उनको किसी तरह से अरेस्ट किया गया, सम्मन भेजा गया या उनके खिलाफ एफआईआर लिखी गई, तो ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हमें प्रेस की फ्रीडम के ऊपर काम करना चाहिए, हमें पूरी तरह से जो है उनको फ्रीडम देनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर अगर किसी तरह से हम अगर प्रेस की फ्रीडम को बचा लेते हैं तो इसका मतलब सरकार या कोई भी अगर कहीं पे गलत हो रहा है तो वो लोगों तक पहुंचाने में सबसे बड़ा रोल जो है वो किसका है, इस मीडिया का है या इन जर्नलिज्म का है। तो ये अटैक जो है जम्मू कश्मीर से लेकर त्रिपुरा तक ये बता रहे हैं कि किस तरह से जो देश के अंदर जो है वो प्रेस की फ्रीडम जो है वो कम की जा रही है, तो इसको हमें रोकना होगा। तो जम्मू एंड कश्मीर के बारे में जरूर याद रखें, इसके जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं या लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन है, मनोज सिन्हा। और साथ ही साथ आपने याद रखना है यहाँ पे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क दोस्तों, सलीम अली नेशनल पार्क मिल जाएगा जिसको सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी कहा जाता है, सिटी फॉरेस्ट। डाचीगम मिल जाएगा आपको यहाँ पे। इसी के साथ आपने यहाँ पे गुलमार्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखनी है, गुलमार्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहीं पे आपको किश्तवाड़ नेशनल पार्क मिल जाएगा, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। लेकिन हेमिस के साथ कंफ्यूज मत कर देना, हेमिस जो है वो लद्दाख के अंदर है, लद्दाख के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सी कंट्री है जिसने एमओयू साइन किया है कि 420 हम ब्रॉड गॉज रेलवे वेगन्स जो हैं, रेलवे के डिब्बे जो हैं वो खरीदेंगे। तो आपको पता है ये 3 तरह का होता है हमारे पास, ब्रॉड गॉज, एक हमारे पास होता है मीटर गॉज, एक हमारे पास होता है नैरो गॉज। तो ये तो जनरली टॉय ट्रेन्स वगैरह चलती हैं। ये मीटर गॉज, इसकी जो लंबाई है यहाँ पे वो 1 मीटर तक होती है। ये ब्रॉड गॉज जो है वो ऑलमोस्ट 1.676 मीटर के आसपास होता है। तो ये ब्रॉड गॉज वाले डिब्बे जो हैं वो खरीदे जाएंगे 420, इंडिया से खरीदेगा। कौन सा कंट्री खरीदेगा, ये दोस्तों बांग्लादेश खरीदेगा। तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। तो याद रखना है बांग्लादेश 420 डिब्बे खरीदेगा, लेकिन इसको बनाएगी कौन सी कंपनी, तो कंपनी का नाम याद कर लें, HEIL बनाएगा दोस्तों, हिंदुस्तान इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड इसको बनाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बांग्लादेश ने 420 ब्रॉडगॉज रेलवे जो डिब्बे हैं वो बनाने का कॉन्ट्रैक्ट इंडिया को दिया है। और ये कंपनी है हिंदुस्तान इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि हिंदुस्तान ग्रुप का ही एक हिस्सा है। और साथ ही साथ कितने रुपए में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, तो 200 करोड़ रुपए में ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन हुआ है, ऑलमोस्ट 200 करोड़ में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। और 27 महीने के अंदर, मतलब लगभग आप कह सकते हो कि 2 साल के अंदर ये डिब्बे जो हैं वो पूरे के पूरे बांग्लादेश को डिलीवर कर दिए जाएंगे। क्योंकि बांग्लादेश के जो रेलवे मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बताया है कि हम बांग्लादेश के अंदर जो है वो मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं रेलवे की, और कनेक्ट कर रहे हैं अलग अलग जगह पे। जैसे जहाँ पे सिंगल पटरी है वहाँ पे 2 पटरियां बना रहे हैं, तो इसका मतलब ट्रेन की आवाजाही जो है बढ़ेगी। या 2 वे डबल लाइंस बना रहे हैं हम, या आप कह सकते हो कि कई जगह पे सिंगल लाइन भी डली हुई वहां पे डालेंगे, तो इसका मतलब इन डिब्बों की जरूरत जो है वहां पे पड़ेगी। और ये स्टेनलेस स्टील के बने होंगे, बिल्कुल स्टेनलेस स्टील के। और इसकी क्षमता जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर चलने की होगी, मतलब ये इतनी स्पीड से जो वो दौड़ सकते हैं। और साथ ही इसके ऊपर लोड जो है वो 18.5 टन जो है वो रखा जा सकता है। तो इतनी क्षमता के डिब्बे जो हैं वो तैयार करके बांग्लादेश को दिए जाएंगे। तो इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, कंचोथ फेस्टिवल रिसेंटली बनाया गया कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में। तो कंचोथ फेस्टिवल एक तरह से करवा चौथ फेस्टिवल की तरह ही मनाया जाता है, लेकिन ये जो नाग लोग हैं उस यूनियन टेरिटरी के, वो सेलिब्रेट करते हैं इसको। और ये यूनियन टेरिटरी है फिर से जम्मू एंड कश्मीर। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। और साथ ही साथ याद रखना है कि कंचौथ फेस्टिवल को ही हम गौरी तृतीया फेस्टिवल भी कहते हैं, गौरी तृतीया फेस्टिवल भी कहते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती, भगवान शिव और माता पार्वती जो हैं वो इस दिन उनका विवाह हुआ था। और साथ में पार्वती माता ने ये भी कहा था कि हम जो हैं वो आपका जो बर्फ से बना हुआ पूरा का पूरा थ्रोन है, जो आपकी गद्दी है, उसके ऊपर बैठेंगे। तो इसका मतलब इस दिन अगर बर्फबारी होती है इस दिन इस फेस्टिवल के अंदर, तो इसको अच्छा संकेत जो है वो माना जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एज ओल्ड कंचौथ फेस्टिवल जो है जम्मू कश्मीर के अंदर बनाया गया। और इसको नाग फॉलोअर जो हैं वो जनरली मनाते हैं, इसलिए इसको खास तौर से मनाया जाता है जो मैरिड वुमेन है, ताकि उनके हस्बैंड की जो लाइफ है वो लंबी हो सके। और 3 दिन का ये फेस्टिवल है, इसलिए मैंने कहा था कि आप इसको करवा चौथ के साथ भी रिलेट कर सकते हो। और इसको शुक्ल पक्ष के माघ महीने में मनाया जाता है, जो कि जनवरी में या फरवरी के महीने में आता है, या तो लास्ट जनवरी में या फिर स्टार्टिंग ऑफ द फरवरी जो है वो इसको मनाया जाता है। तो इसको याद रखें। और जम्मू कश्मीर के काफ़ी एरियाज़ में इसको मनाया जाता है, जैसे किश्तवाड़ में मनाया जाता है, इसको कंबन एरिया में बनाया जाता है, या इसको डोडा डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाता है। तो बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे इसको मनाया जाता है।
तो सिर्फ नाम याद रखना है। नाम हमारे पास क्या है? नाम है हमारे पास कंचौथ फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के बारे में सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, आईसीआईसी लोम्बार्ड जो इंश्योरेंस कंपनी है उन्होंने पार्टनरशिप की है कौन से पेमेंट बैंक के साथ, ताकि इंश्योरेंस जो है वो हम प्रोवाइड कर सके साइबर क्राइम से रिलेटेड। मान लो आपने कोई बैंक में ट्रांजैक्शन की, वो नहीं हुई, कोई आपके साथ फ्रॉड हो गया, कोई आपसे पैसे निकाल के ले गया एटीएम से, तो जो भी साइबर क्राइम्स है उसके खिलाफ आप इंश्योरेंस जो है वो ले सकते हो। और वो इंश्योरेंस कौन प्रोवाइड करेगा? आईसीआईसी लोम्बार्ड। लेकिन वो आपको मिलेगा कैसे? अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक से जुड़े हुए हो तो एयरटेल पेमेंट बैंक जाएं और वहां से वो इंश्योरेंस ले लें, या एयरटेल पेमेंट बैंक की एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां से आप वो इंश्योरेंस को खरीद सकते हैं कि अगर आपको कोई फ्रॉड भी होता है तो आप वहां से निश्चिंत रहें, आपके पैसे जो है वो आपको मिल जाएंगे, इंश्योरेंस आपका हुआ हुआ है। तो जो साइबर इंश्योरेंस सोल्यूशन है आईसीआईसी लोम्बार्ड की तरफ से, उसमें आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलेगी कस्टमर्स को, जो कि फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड होगी, जैसे कि बैंकिंग, क्रेडिट, डेबिट कार्ड से रिलेटेड हो गया, आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया, कोई ईमेल के थ्रू जो है वो आपको धमका रहा है या उसके थ्रू जो है वो आपको गलत कर रहा है, तो सारा इंश्योरेंस कवर जो है वो उसमें दिया जाएगा। या गलती से आपको कोई पैसे लेके चला गया तो इस तरह से जो है वो आपके इंश्योरेंस को कवर किया जाएगा। और जो एयरटेल पेमेंट बैंक की एप्लीकेशन है वहां से आप इंश्योरेंस को कवर कर सकते हो, इसको परचेज कर सकते हो, एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन। तो इसको भी आपने थोड़ा सा एक बार देख लेना है। और 90 दिन के अंदर अंदर जो है वो आपने रिपोर्ट करनी है, और 90 दिन के अंदर मतलब एक डिस्कवरी टाइम पीरियड जो है वो दिया गया है, और उसके बाद 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो आप इसको रिपोर्ट करोगे। और इसमें जीरो वेट है, क्योंकि एप्लीकेशन के थ्रू करोगे तो सारा प्रोसेस डिजिटल होगा, और इसमें क्लेम लेने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ आप जुड़े हुए हो और साथ ही साथ सारा प्रोसेस डिजिटल हुआ है, तो सब कुछ जो है वो डिजिटल ही दिया जाएगा। लेकिन इसमें याद रखने वाला है एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक ने रिसेंटली 2021 में एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था, एयरटेल सेफ पे। एयरटेल सेफ पे, तो इसका मतलब था कि आप सेफली जो है वो पेमेंट कर सकते हो, साइबर क्राइम से बच के जो है वो आप आराम से पेमेंट कर सकते हो। तो ऑनलाइन पेमेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करने के लिए ये उन्होंने लॉन्च किया था, और यहीं से अब इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा सकता है। और साथ ही इसको शुरुआत 2017 में की गई थी, पहला पेमेंट बैंक था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो गुरुग्राम में है, और इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं अनुब्रता विश्वास। अनुब्रता विश्वास, याद रखेंगे। और आईसीआईसी लोम्बार्ड के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं बता देता हूं, अदरवाइज याद रखने की जरूरत नहीं। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके एमडी और सीईओ हैं भार्गव दास गुप्ता। भार्गव दास गुप्ता। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सी स्टेट ने एक एमओयू साइन किया है सोशल अल्फा लैब के साथ, ताकि क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस किया जा सके, खास करके क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो स्टार्टअप्स हैं उनको गाइड किया जा सके, उनको आगे बढ़ाया जा सके। तो एक इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो बनाया जाएगा, और उस इंक्यूबेशन सेंटर की मदद से स्टार्टअप्स को हेल्प की जाएगी। और ये स्टेट है हमारे पास केरला। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। तो याद रखना है कि ये सोशल अल्फा एनर्जी लैब जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम है CEIIC। इसका मतलब है क्लीन एनर्जी इंटरनेशनल इंक्यूबेशन सेंटर, क्लीन एनर्जी इंटरनेशनल इंक्यूबेशन सेंटर। और आप यहां पे भी देख सकते हैं, गवर्नमेंट ने जो है वो एक टाई अप किया है, केरला गवर्नमेंट ने, कि क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी जो है वो केरला के अंदर स्टैब्लिश की जाएगी। और ये एमओयू सोशल अल्फा एनर्जी लैब के साथ हुआ, जिसका नाम है क्लीन एनर्जी इंटरनेशनल इंक्यूबेशन सेंटर। ये बनाया जाएगा, और ये प्रोवाइड करेंगे स्टार्टअप्स को सपोर्ट, रिसर्च को गाइड करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएंगे, और साथ में उन डेवलपर्स के साथ कोलैबोरेशन करेंगे जो कि क्लीन एनर्जी के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्लीन एनर्जी को आगे लेके जाना चाहते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव तो यार यही है कि क्लीन एनर्जी इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करेगा, ग्रीन एनर्जी के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा, ताकि एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर हम काम कर सकें। और ये जो CEIIC लैब है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सपोर्ट भी किया जा रहा है, साथ में टाटा ट्रस्ट की तरफ से, मतलब टाटा पावर की तरफ से, टाटा ट्रस्ट की तरफ से भी इसको सपोर्ट किया जा रहा है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टार्टअप जो है वो क्लीन एनर्जी के अंदर जुड़े, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास टारगेट है कि 175 गीगावाट जो है वो हमने 2022 तक जो है वो अचीव करना है रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू, और 450 गीगावाट जो है वो हमने अचीव करना है 2030 तक, और वो भी रिन्यूएबल एनर्जी से। और अभी हम पहुंचे हैं 150 गीगावाट से, लगभग इसके आसपास हैं, मतलब इससे थोड़ा सा ऊपर है। और 2070 तक, 2070 तक हम जो हैं वो कार्बन न्यूट्रल बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमने यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज के अंदर ऑलरेडी कहा है। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है जितनी बताई हैं। फिर से यहाँ पे एक स्टेट आ चुकी है केरला, जिसके चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन, याद रखोगे। गवर्नर जो हैं वो आरिफ मोहम्मद खान हैं, आरिफ मोहम्मद खान। तो यहाँ पे आपको मिलेगा साइलेंट वैली नेशनल पार्क, यहीं पे आपको मिलेगा पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, यहीं पे आपको मिलेगा पंबदम नेशनल पार्क, पंबदम, पंबदम शोला नेशनल पार्क,
याद रखोगे। इरेविकुलम नेशनल पार्क मिल जाएगा, अनाईमुडी नेशनल पार्क मिल जाएगा, और वेस्टर्न कोस्ट की सबसे हाईएस्ट माउंटेन भी अनाईमुडी है। आई थिंक हाइट 2695 मीटर है, शायद 2695 मीटर है, लेकिन अनाईमुडी है, ये याद रखोगे, ये भी केरला में स्थित है। वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट माउंटेन है ये। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। बाटा इंडिया ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट शू मेकर कंपनी पूरे इंडिया की, और लार्जेस्ट रिटेलर तो है ही है, सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर कंपनी भी है फुटवेयर के अंदर, और इसका बाटा शू ऑर्गेनाइजेशन का ही एक पार्ट है। और बाटा इंडिया ने ये टाई अप किया है किसके साथ? दिशा पटनी के साथ। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। तो आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस दिशा पटनी, उनको ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है बाटा इंडिया ने। और इसका मतलब है कि दिशा पटनी अब इस ब्रांड को प्रमोट करेंगे और यूथ को और कनेक्ट करेंगे ताकि वो इस ब्रांड के ऊपर फोकस कर सकें और फैशन इंडस्ट्री के अंदर बाटा इंडिया अपने फुटवेयर्स की जो मार्केटिंग है वो कर सके। लेकिन साथ ही साथ आपने दूसरे ऑप्शंस याद रखने और बाटा इंडिया लिमिटेड के बारे में याद कर लें। बाटा इंडिया लिमिटेड की शुरुआत 1931 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो गुरुग्राम में है, और इसके जो सीईओ हैं वो गुंजन शाह हैं, गुंजन शाह। जो बाकी ऑप्शन है उसमें आप देखो, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा राजकुमार राव। राजकुमार राव बहुत ही फेमस एक्टर तो हैं, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया कंपनी का जिसका नाम है कैशिफाई, जो कि एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है। शेफाली वर्मा बहुत ही फेमस क्रिकेटर तो हैं ही हैं, लेकिन साथ ही साथ इनको एक कंपनी ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अपना, और वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। मतलब एक बैंक ने जो है वो इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, याद रखना है। और साथ ही साथ संजय दत्त का नाम याद रखें। संजय दत्त को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि 50 साल जो है वो पूरे हो चुके हैं अरुणाचल प्रदेश को बने हुए, तो अपना स्टेटहुड डे जो है वो मना रहे हैं, तो इसलिए जो है वो उनको बनाया गया है संजय दत्त को एज ए ब्रांड एम्बेसडर। तो इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अमेजॉन इंडिया ने एक टाई अप किया है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के साथ, ताकि जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी ग्रोथ हो सके, उनको सपोर्ट किया जा सके। तो सीधा सा क्वेश्चन है कि जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ट्रेनिंग देके, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करके, मतलब उनके कैपेसिटी को और इंप्रूव करके, उनको ट्रेनिंग देके, उनको सहायता देके, उनको अमेजॉन के साथ जोड़ें, ताकि जो वो प्रोडक्ट्स बनाएंगे वो अमेजॉन पे बेच सकें और अपनी इनकम को बढ़ा सकें। और ये स्टेट है हमारे पास कर्नाटका। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। तो ये कर्नाटका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है KSRLPS, कर्नाटका स्टेट रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। तो इस सोसाइटी के साथ ये टाई अप हुआ है ताकि जो इस सोसाइटी के अंदर रजिस्टर्ड होगा, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होंगे, जो वुमेन इसके साथ रजिस्टर्ड होंगी, तो वो जो भी काम कर रही हैं वो अमेजॉन के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकती हैं और अपनी इनकम को बढ़ा सकती हैं। तो ये रूरल वुमेन को सपोर्ट करेगा, उनको एंटरप्रेन्योर, उनको बिजनेसमैन बनने में हेल्प करेगा। तो अमेजॉन इंडिया ने खास तौर पे एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है संजीवनी KSRLPS। KSRLPS का मतलब बता चुका हूं, कर्नाटका स्टेट रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन स्कीम। और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो सहेली प्रोग्राम को चलाएंगे ताकि जो वुमेन हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके, खास करके रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर जो है वो बनाया जा सके। तो वो अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन जो है बड़ी मार्केट में बेच सकती हैं, अमेजॉन के प्लेटफॉर्म पे बेच सकती हैं। तो इसका मतलब 30,000 से ज़्यादा वुमेन जो हैं वो इसका लाभ उठाएंगी, जो कि हाथ से बनाए हुए होम एंड फैशन एसेसरीज बेच सकती हैं, वहाँ पे ग्रोसरी का सामान जो है वो बेच सकती हैं, घर में बनी हुई चीज़ें बेच सकती हैं। और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो इकट्ठे होकर सामान बनाते हैं, खास करके बुनने वाला, तो वो भी वहाँ पे बेच सकते हैं। तो ऑनलाइन इसको बेचा जा सकता है और इससे उनकी इनकम जो है वो जरूर बढ़ेगी। और सहेली प्रोग्राम जो है वो ऑलरेडी अमेजॉन ने स्टार्ट किया हुआ है। ये ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप्स हैं जो वुमेन एंटरप्रेन्योर को दी जाती हैं, और साथ में इनको ये भी बताया जाता है कि किस तरह से आपने जो है वो आगे पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो करना है, जिसमें आप ऑन बोर्ड होगे, जिसमें आप जो है रजिस्ट्रेशन करोगे, सामान को बेचोगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अमेजॉन साथ में प्रोवाइड करता है। तो ये अमेजॉन इंडिया ही है जो खास करके वुमेन औरतों को जो है वो कोई ना कोई काम दे रहा है जिसके थ्रू वो आगे बढ़ सकती हैं और अपने सपने को पूरा कर सकती हैं। और अमेजॉन की इंडिया के अंदर शुरुआत, मतलब अमेजॉन इंडिया की शुरुआत 2013 में हुई थी, और इसके करंटली सीईओ इंडिया के अंदर अमित अग्रवाल हैं, अमित अग्रवाल। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो हैदराबाद में है। लेकिन हैदराबाद से एक रिलेटेड बात आपने याद रखनी है कि जो इनका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है इंडिया के अंदर, ये अमेजॉन का लार्जेस्ट कॉर्पोरेट ऑफिस है पूरे वर्ल्ड के अंदर, लार्जेस्ट कॉर्पोरेट ऑफिस, याद रख सकते हो आप इसको। और कर्नाटका के बारे में याद रखना है, जो चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोमई जी हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो थावरचंद गहलोत हैं। लेकिन यहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। अंशी नेशनल पार्क मिल जाएगा आपको, नगर होल मिल जाएगा दोस्तों, नगर होल नेशनल पार्क, जिसको पहले राजीव गांधी नेशनल पार्क कहा जाता था। कुद्रे मुख मिल जाएगा, जो कि एक बहुत ही फेमस आयरन और माइन तो है ही, साथ में नेशनल पार्क भी है। बानेर गट्टा है यहाँ पे बांदीपुर नेशनल पार्क है, यहाँ पे दांदेली टाइगर रिजर्व है, यहीं पे आपको काली टाइगर रिजर्व भी मिल जाएगा। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर।
किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? उत्तराखंड का। फिर से एक क्वेश्चन सिंपल आ गया। उत्तराखंड में अभी इलेक्शन है, असेंबली इलेक्शंस हैं 2022 के, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये डिक्लेयर कर चुका है कि अभी 5 स्टेट्स में इलेक्शन होंगे जिसका रिजल्ट 10 मार्च को आना है। और ये 5 स्टेट्स आपके पास कौन कौन सी हैं? यूपी है, उत्तराखंड है, गोवा है, पंजाब है और साथ में आपके पास मणिपुर है। तो उसमें उत्तराखंड स्टेट ने अपने इलेक्शंस को आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए, तो ये अपॉइंट किया है अक्षय कुमार को। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी और साथ में आप अक्षय कुमार को देख सकते हो। तो अक्षय कुमार ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उत्तराखंड स्टेट के। तो 2017 में भी अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था उत्तराखंड स्टेट के अंदर, लेकिन वो स्वच्छता अभियान के लिए बनाया गया था। इससे पहले ऋषभ पंत जो हैं वो ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं, क्योंकि वो रुड़की से बिलोंग करते हैं उत्तराखंड से, तो ऑलरेडी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर वो हैं। इससे पहले हॉकी प्लेयर हैं वंदना कटारिया, उनको भी जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था उत्तराखंड का चाइल्ड डिपार्टमेंट जो है, वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट की तरफ से। और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, क्योंकि हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। लेकिन बाकी जो आप नाम देख रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। जुबीन गर्ग का आप नाम देख रहे हो, इनको जो रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था वो बनाया गया था बंधन बैंक का। किसका? बंधन बैंक का, लेकिन सिर्फ असम एरिया के अंदर। वरुण शर्मा और विजय रियाज, बहुत ही वर्सटाइल एक्टर, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया दोनों को ईज माई ट्रिप का, याद रखोगे। और उत्तराखंड स्टेट की बात कर रहे हैं तो आपने याद जरूर रखना है, यहाँ के गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो पुष्कर सिंह धामी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, लाइक इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क जिसको हम कहते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क मिल जाएगा यहाँ पे आपको यहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क मिल जाएगा, यहीं पे आपको राजाजी नेशनल पार्क मिल जाएगा, नंदा देवी नेशनल पार्क जो कि एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है 18 में से, गोविंद नेशनल पार्क मिल जाएगा, गंगोत्री नेशनल पार्क मिल जाएगा। ये सारे के सारे आपको उत्तराखंड में मिल जाएंगे। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इसरो ने वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस्ड हैक प्रूफ क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है उसकी टेस्टिंग की है। सबसे पहले आपको बताना चाहिए क्वांटम कम्युनिकेशन क्या होती है। क्वांटम कम्युनिकेशन का मतलब है हम दो जगह के बीच में जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से, सेफेस्ट और फास्ट हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। किसकी मदद से? क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की मदद से। इसका मतलब है कि उसको बेदा नहीं जा सकता, मतलब उसको तोड़ा नहीं जा सकता, और आप आराम से जो है वो सेफली अपनी कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बना सकते हो। चाहे वो टेक्स्ट मैसेज हो, चाहे वो इमेज ट्रांसमिशन हो, चाहे आप कह सकते हो वीडियो कॉलिंग हो, तो इसको जो है वो तोड़ा नहीं जा सकता, इसको हैक नहीं किया जा सकता। और अगर हैक करने की कोशिश होती भी है तो एक मैसेज अलर्ट जो है वो आपके डिवाइस पे भेजा जाएगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे हैकिंग हो रही है। तो ये है दोस्तों क्वांटम कम्युनिकेशन का कमाल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है इस कम्युनिकेशन का दो बिल्डिंग्स के बीच में, जो कि 300 मीटर दूरी पे थी, और इसमें रियल टाइम क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे ये टेस्ट जो है वो किया गया है। और इसमें साथ ही साथ उन्होंने, आप कह सकते हो, टेक्स्ट मैसेज, इमेज, वीडियो इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, ये सारी टेस्टिंग जो है वो करके भेजी है, क्योंकि एक एप्लीकेशन सूट जो है, एक सॉफ्टवेयर सूट जो है वो इंस्टॉल किया गया, जिसके बेसिस पे देखा गया कि इसको क्या हैक किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो इसका मतलब ये क्वांटम कम्युनिकेशन जो है सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन ये सक्सेसफुल रही। इवन अगर हैक करने की कोशिश की गई तो एक मैसेज अलर्ट भी जो है वो भेजा जाता है। तो याद रखना है, यहाँ पे बात हो रही है इसरो की। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके नए चेयरमैन, याद रखोगे, नए चेयरमैन इसरो के कौन है? एस सोमनाथ, याद रखना है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही फेमस सिंगर, बताने की जरूरत नहीं है, भारत रत्न इनको मिल चुका था। लता मंगेशकर जी का देहांत हो गया है और अफेयर्स क्लाउड की टीम से हम जो है वो श्रद्धांजलि देते हैं लता मंगेशकर जी को। और खास तौर से आपने बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें अपने क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि इनका एक तो 92 की एज में जो है वो देहांत हुआ है, मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से हुआ, कोविड-19 की वजह से इनका देहांत हो गया। इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनका जन्म कब हुआ था, ये आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। 28 सितंबर को 1929 में जो है वो इनका जन्म हुआ था, इंदौर मध्य प्रदेश में। ये याद रखना है, इंदौर एग्जैक्टली आपको जगह पूछी जा सकती है। और 13 साल की उम्र में इन्होंने जो है वो म्यूजिकल जर्नी स्टार्ट कर दी थी, और इन्होंने जो है वो अपनी म्यूजिकल जर्नी जो है वो एक मराठी मूवी से स्टार्ट की थी जिसका नाम था किती हसाल। ये आपने याद रखना है। 1942 की बात करें, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट टाइम जो है वो इन्होंने अपना गाना जो है वो कौन सी मूवी में गाया था, मराठी फिल्म थी किती हसाल से। और इनको भारत रत्न दिया जा चुका है 2001 में। 2001 में इनको भारत रत्न मिला, आर्ट्स के क्षेत्र में इनको दिया गया।
और इसमें खास बात क्या है कि ऐसी दूसरी पर्सन है जिनको ये भारत रत्न का अवार्ड मिला वोकलिस्ट कैटेगरी के अंदर। मतलब आप कह सकते हो कि जो गाती हैं उसमें जो है वो दूसरी ऐसी हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया, क्योंकि पहली थी एम एस सुब्बलक्ष्मी, उनको दिया गया था, कार्नेटिक सिंगर थी, लेकिन साथ ही साथ ये दूसरी हैं। और इनको फ्रांस की तरफ से भी अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर मिल चुका है, ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑनर, जो 2009 में दिया गया। ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है, ये भी दिया जा चुका है। इनको पद्म विभूषण मिल चुका है 1999 में, पद्म भूषण मिल चुका है 1969 में, और दादा साहिब फाल्के अवार्ड जो है वो मिल चुका है 1989 में। तो आप कह सकते हो कि इसको याद रखना बहुत ही इजी है। कैसे? आप देखो, दादा साहिब फाल्के या पद्म भूषण, सबसे पहले पद्म भूषण याद करो कि 1969 में मिला। उसके 20 साल बाद जो है वो इनको दादा साहिब फाल्के अवार्ड मिला, वो 1989 में मिला। फिर 10 साल बाद जो है वो पद्म विभूषण मिल गया 1999 में। फिर 2 साल बाद जो है वो भारत रत्न मिल गया 2001 में। क्योंकि ये एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है तो आराम से आप याद जो है वो कर सकते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, और मतलब इनके बारे में जितना ही मैं कहूंगा वो कम है, क्योंकि कितने ज्यादा मतलब सॉन्ग्स ये गा चुकी होंगी आप सोच भी नहीं सकते। 1000 से ज्यादा जो है वो गाने ये गा चुकी होंगी। 36 अलग अलग लैंग्वेजेस में ये गाने गा चुकी हैं अपने 73 साल के करियर में, जो कि एक मतलब अचीव करना भी बहुत मुश्किल, हम सोच भी नहीं सकते इसके बारे में। तो फेयर्स क्लाउड की टीम, पूरी की पूरी टीम जो है वो श्रद्धांजलि देती है लता मंगेशकर जी को। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन के ऊपर, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें क्वेश्चन क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक रिपोर्ट दी है जिसमें उन्होंने बताया है कि 2021 के साल में इंडिया को कितनी लैंडिंग दी गई है। तो याद रखना ये रिकॉर्ड लैंडिंग है, $4.6 बिलियन, बहुत बड़ी मात्रा में इंडिया को पैसा दिया गया है। लेकिन इसमें एक बात छिपी हुई है कि $1.8 बिलियन जो है वो स्पेशली किसके लिए दिए गए हैं, कोविड से रिलेटेड इश्यूज के लिए दिए गए हैं। और 1.8 में भी 1.5 बिलियन जो है वो वैक्सीनेशन के लिए दिए गए हैं, और 300 मिलियन जो हैं वो दिए गए हैं कि आप अपने प्राइमरी जो हेल्थ सेंटर हैं उनको इंप्रूव करें और आगे आने वाले पेंडेमिक के लिए जो है वो प्रिपेयर हो सकें। और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो 69 प्रोजेक्ट्स को फंड कर रहा है, जिसको $15.5 बिलियन जो है वो दे रहा है दिसंबर 2021 तक। ये बहुत बड़ी बात है कि इतना पैसा 69 प्रोजेक्ट्स के अंदर एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया के अंदर। और साथ ही साथ जो है वो अपने एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में याद रखना है, 1966 में इसको बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मनीला में है, फिलीपींस के अंदर। इसके जो हेड हैं वो मस्तसुगु असाकावा हैं, और इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं वो 68 हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एशियन डेवलपमेंट बैंक $4.6 बिलियन जो है वो लोन दिया है, और टोटल 17 लोन जो है वो 2021 के अंदर दिए गए हैं। इसी के साथ आते हैं लास्ट क्वेश्चन, वो है एक दिन इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, जो 6 जनवरी 2022 को मनाया गया। तो आमतौर पर पुरुषों का खतना किया जाता है। जो ये फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन है, जो जेनिटल म्यूटिलेशन है वो जनरली मेल्स में देखी गई है, लेकिन ये फीमेल जेनिटल की हम जो है वो बात करते हैं, तो इसका मतलब दुनिया के कई देशों में महिलाओं को इस दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के मुताबिक ये जो फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन है, ये प्रक्रिया लड़की के जो जननांग है, या आप कह सकते हो जो उनके जेनिटल हैं, उसके बाहरी हिस्से को काट दिया जाता है और उसकी बाहरी त्वचा निकाल दी जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है, और साथ ही साथ इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। इसीलिए इसका थीम रखा गया एक्सेलरेटिंग इन्वेस्टमेंट टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। लेकिन कई जगह पे आप कह सकते हो कि रिलीजियस बेस पे या नॉन मेडिकल रीजन की वजह से ऐसा कर दिया जाता है, तो ऐसा करना जो है बिल्कुल गलत है। इसीलिए जो है वो 6 फरवरी को जो है वो घोषित किया गया कि हम जो है वो इसको एलिमिनेट करने के लिए लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, और साथ ही साथ लोगों को इसके बारे में जागरूक करेंगे। और पहली बार 2012 में इस दिन को मनाया गया। और यहाँ पे देख सकते हो कि 200 मिलियन लड़कियां या औरतें जो हैं वो फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन का शिकार होती हैं। और आप कह सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा सब सहारन अफ्रीका, अरब स्टेट्स, मुस्लिम एरियाज़ के अंदर, एशिया, ईस्टर्न यूरोप या लैटिन अमेरिका में ये किया जाता है। इससे सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो औरतों की और लड़कियों की खराब होती है, और बहुत बड़े रिजल्ट जो हैं वो इसमें देखे गए हैं, और बहुत ही खराब रिजल्ट जो है वो सामने आए हैं। इसलिए इसको एलिमिनेट करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। हिंदी में इसको खतना कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं 6 और 7 फरवरी 2022 का क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी टर्म जो है या कौन सी ट्रांजैक्शन जो है अगर मोबाइल डिवाइस से करते हैं तो उसको मोबाइल बैंकिंग कहा जाएगा। तो देखो यार, अगर लोन एप्लीकेशन आप मोबाइल एप्लीकेशन से करोगे बिल्कुल,
फंड ट्रांसफर करोगे तो भी इसको कहा जाएगा, बैलेंस इंक्वायरी देखोगे तो भी वो आपके पास एक तरह से मोबाइल बैंकिंग है। तो ये सारे ऑपरेशन जो है वो मोबाइल बैंकिंग से जुड़े हुए हैं। तो आंसर आपके पास क्लियर है, क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। तो डी आंसर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। वो क्या कहता है, म्यूचुअल फंड्स आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद होम। जब म्यूचुअल फंड्स जो है वो किसके साथ जो है रजिस्टर किए जाते हैं, आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। लेकिन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और साथ ही साथ चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लेकिन ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि ये आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा, इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें। लेकिन दोस्तों, लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लोगे, हमेशा खुश रहोगे, स्माइली की तरह, और मुस्कुराते रहो। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।